Hi guys, how are you? Guys, welcome to all of you at my YouTube channel. And guys, सबका स्वागत है मिशन 2.0। आई एम वेरी श्योर सबको याद है हम लोग एक मिशन पे हैं। दिस इज 2.0 जिसमें हम लोगों ने पढ़ना है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन रिलेशन टू वेरियस चैप्टर्स ऑफ जीएसटी, राइट। और हम लोगों ने लास्ट क्लास यानी कि कल एक चैप्टर स्टार्ट किया था वैल्यूएशन। मैंने पहले आपको वो चैप्टर रिवाइज कराया और उसके बाद हमने उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी करी। बट मैंने आपसे कहा था कि मैं ज़्यादा कराना चाहता था, परंतु हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कल नहीं कर पाए थे। तो आज मैं आपके साथ वैल्यूएशन से रिलेटेड वो क्वेश्चन करूँगा जो सी ए सी एम ए सी एस के अंदर अभी तक आ चुके हैं, ठीक है। आई एम वेरी श्योर उनको करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल विल बी ऑन द टॉप एंड आपको ऐसा लगेगा कि यस आई कैन अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन ऑन वैल्यूएशन, ठीक है जी। चलिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि वेदर द क्लासेस विच आर अंडरगोइंग राइट नाउ ऑन माय यूट्यूब चैनल, आर यू ऑल सेटिस्फाइड विद दिस? ओके, इफ यस, तो आई वांट यू पीपल कि आप मुझे बताएं कि इसमें और क्या आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। सो डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं अपकमिंग जो है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस लेकर आऊँ, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप सब ने मुझे आज ये बताना है कि कल हम कौन सा चैप्टर उठाएं। वैसे मेरा प्लानिंग था दैट वी विल बी पिकिंग आईटीसी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट्स, राइट। तो आप लोगों से जो मुझे मेन पूछना है वो ये है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊं या पहले आईटीसी रिवाइज कराऊं। तो अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली हम लोग रिवीजन कम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दोनों चीज़ें करेंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि हम रिवीजन खुद कर लेंगे, आप खाली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, तो भी आप मुझे बताइएगा, मैं अकॉर्डिंगली कल की क्लास को रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है जी। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सजेस्ट करें कि वेदर आई शुड गो विद रिवीजन विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स या स्ट्रेट अवे विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आपने मुझे बताना है ये, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली आई विल प्रिपेयर माई लेक्चर फॉर टुमारो, ठीक है सर। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर ऑफ वैल्यूएशन। आई एम वेरी श्योर परसों मैंने, इनफैक्ट कल मैंने आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा दिया था। सो देर इज नो नीड फॉर रिविजन ऑफ दैट चैप्टर, वी कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। अदरवाइज फिर से आज क्लास जो है खराब हो सकती है। हाँ, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो उस समय मैं प्रोविजंस आपको जरूर याद कराऊंगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाए थे, ठीक है ना, तो वो रिवाइज भी हो जाएंगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और अगर किसी बच्चे ने कल वैल्यूएशन की क्लास नहीं देखी थी और वो डायरेक्ट आज की क्लास देख रहा है, तो प्लीज़ आई विल सजेस्ट यू कि आप पहले क्लास 1 देखें और उसके बाद ही ये वाली क्लास देखेंगे, ठीक है जी। ठीक है सर, ओके जी। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करें। अच्छा, एक ना मेरे को आप सभी से क्या कहना था कि कोशिश करा करो कि जब मैं क्लास अपलोड करता हूँ उसी समय मेरे साथ आप इस चैप्टर को पूरा वॉच किया करो, ठीक है। ये हमारा एक पेशेंस होता है, ये हमारी टेस्टिंग होती है, क्या हम उतने समय की सिटिंग दे पा रहे हैं या नहीं, ठीक है ना। जैसे मैं भी अब यहाँ पर बैठा हूँ तो डेफिनेटली मेरे को इसमें डबल टाइम लगता है। पहले मैं सारा लिखता हूँ और फिर मैं उसको रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है ना। तो आई हैव फर्स्ट रिटन एवरी क्वेश्चन, अभी मैं आपके साथ आंसर सॉल्व करूँगा। तो डेफिनेटली आई एम गिविंग 2.5 आवर, तब जाके 40 to 45 मिनट्स का क्रक्स मैं निकाल कर आपको देता हूँ। बट मेरा टाइम उसके अंदर जो लगता है वो 2 से ढाई घंटे लगता है, ठीक है जी। तो आई वांट कि अगर मैं आपके लिए 2.5 घंटे निकाल सकता हूँ, आपके लिए इतनी वो कर सकता हूँ, तो आप मेरे 40 मिनट या 45 मिनट के लेक्चर को पूरा एट वंस देख सकते हैं, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास के एंड में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा एंड आई वांट यू पीपल टू रिप्लाई अंडर द कमेंट बॉक्स। डेफिनेटली उससे आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगता है कि यस, बच्चों ने क्लास पूरी देखी है, इसीलिए क्या वो मेरे आंसर को कमेंट कर रहे हैं, ठीक है सर। चलो स्टार्ट करते हैं विद माय फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि एक कंपनी है जिसने एक प्रोडक्ट बेचा है जिसका लिस्ट प्राइस जो था ना, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस 50,000 था, ठीक है सर। एंड उस पर टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटीज 5,000 था, ठीक है सर। पैकिंग चार्जेस which was not included in the above price was 1,000, ठीक है सर।
कंपनी ने रिसीव करा था 2000 एज सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ एंड अबव जो 50,000 का प्राइस है वो आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी था। आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी का मतलब, इसका मतलब ये 50,000 सब्सिडी लेस करने के बाद था। ठीक है सर। कंपनी ने ऑफर किया 2% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस, जो कि रिकॉर्ड भी किया गया था इन द इनवॉइस। आपको बताना है वैल्यूएशन क्या होगा। तो मेरे ख्याल से बहुत आसान है। इसके अंदर हमें सेक्शन 15(1), रेड विथ 15(2) और उसमें से -15(3), क्या ये वाला फॉर्मूला लगाना है? हाँ सर। जैसे जैसे पूछूंगा आपने जवाब देना और विद रीजन। ठीक है। मुझे बताओ, क्या ये ट्रांजैक्शन प्राइस है? असेसेबल वैल्यू इज ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो कि 50,000 है। ठीक है सर। इसमें अब ऐड होगा या नहीं होगा वो आपने बताना है। ठीक है। बताओ बेटा। टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी 5,000, हमने पढ़ा था सेक्शन 15(2)(a) में, एनी टैक्सेस ड्यूटी या सेस लेविड अंडर एनी एक्ट अदर देन दिस एक्ट, क्या वो लेविड हो जाएगा, यानी कि ऐड हो जाएगा? बिल्कुल सर। तो यहां पे लिख देंगे टैक्सेस बाय म्युनिसिपल अथॉरिटीज 5,000 रुपए वैल्यू का पार्ट बनेगा बिकॉज ऑफ सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए। ठीक है सर। अब नेक्स्ट पे आएंगे, पैकिंग चार्जेस। आई एम वेरी श्योर आपको याद होगा, इसको हमने इंसिडेंटल खर्चा बोला था। हाँ सर, याद है हमें। तो एनी इंसिडेंटल खर्चा विल फॉर्म द पार्ट ऑफ वैल्यू, क्या ये भी मैंने पढ़ाया था? हाँ सर। तो अगर ये उसमें इंक्लूडेड नहीं है तो क्या हम इसे ऐड करेंगे? बिल्कुल सर। तो यहाँ पे आप लिख देंगे पैकिंग एक्सपेंसेस बीइंग इंसिडेंटल खर्चे, इसे भी हम ऐड कर देंगे अमाउंट टू ₹1,000। ठीक है सर। नेक्स्ट देखेंगे जरा। कंपनी को 2,000 रुपए एज सब्सिडी मिला फ्रॉम एनजीओ। कौन मुझे बताएगा? अगर आपने वैल्यू में से सब्सिडी लेस करा हुआ था तो हमने सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 क्लॉज ई में पढ़ा था कि एनी सब्सिडी जो डायरेक्टली लिंक्ड टू प्राइस है वो ऐड हो जाती है अदर देन सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। यस सर। तो ये सब्सिडी किसने दिया था? एनजीओ ने। और क्या ये प्राइस को लिंक कर रहा था? हाँ, क्योंकि उसने साफ लिखा कि 2000 सब्सिडी का इफेक्ट क्या हमने इस लिस्ट प्राइस पे डाला हुआ है, इसका मतलब लेस किया हुआ है। तो अब आप क्या कर दोगे? ऐड। तो ऐड क्या करेंगे आप? सब्सिडी अमाउंटेड टू ₹2,000। बहुत बढ़िया। और कुछ ऐड तो होगा नहीं। ठीक है सर। तो क्या हमारे पास जो वैल्यू आई वो आ गई हमारे पास 55 और 3 58,000। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब 15(3) में हमने पढ़ा था डिस्काउंट लेस हो जाएगा प्रोवाइडेड इट मस्ट बी नोन, यानी कि वो डिस्काउंट एक्चुअली में पता होना चाहिए एट द टाइम या बिफोर सप्लाई एंड इट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। तो साफ लिखा हुआ है कि इट इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। तो कितना परसेंट है? 2% ऑफ द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कितना है? 50,000। और यहाँ पर आ जाएगा 1,000। ठीक है जी। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू कितनी आ गई? 57,000। बहुत बढ़िया सर। तो ये हमारी हो गई वैल्यू फॉर द पर्पसेस ऑफ जीएसटी। लॉक कर दे? हाँ सर। ठीक है बेटा। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, ध्यान से देखना आप। कहते हैं लिस्ट प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस 76,000 है। स्पेशल पैकिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर। याद रखना, पैकिंग चाहे नॉर्मल हो, पैकिंग चाहे स्पेशल हो, ये इंसिडेंटल होती है, ऑलवेज टू बी एडेड। ठीक है सर। ड्यूटी टू बी लेविड बाय द लोकल अथॉरिटी अंडर एनी अदर एक्ट, सर ऐड हो जाएगा। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ऐड होगा। एंड कंपनी ने ऑफर किया 3% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस विच इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, क्या ये लेस हो जाएगा? सर बड़ा आसान है ये तो। सर ये सारे क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही आए हुए हैं, तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। जितना आपने पढ़ा वो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है सर। ऐड करेंगे स्पेशल पैकिंग 5,000। ऐड करेंगे ड्यूटी लेविड अंडर बाय द लोकल अथॉरिटीज 4,000। सब्सिडी रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट तो करनी नहीं है। हाँ, लेस डिस्काउंट जरूर करेंगे जो कि 3% है लिस्ट प्राइस का। तो जो भी आएगा क्या उसी को हम यहाँ पे नाम दे देंगे वैल्यू। बहुत बढ़िया सर।
सर हमारा ना सेक्शन 15(1), 15(2), 15(3), तो इन्हीं क्वेश्चंस में अच्छे से समझ आ रहा है हमें। ठीक है बेटा, दोबारा देखेंगे। एक्स लिमिटेड ने सप्लाई करा 25 टन ऑफ केमिकल्स टू बी 80,000 पर टन के हिसाब से। चलो एक बार दोबारा देखते हैं। ट्रांजैक्शन वैल्यू 25 इंटू 80,000, ठीक है जी, ठीक है सर। 20 लाख का तो ये ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गया। अब बस आपने ये बताना है ऐड क्या होगा, लेस क्या होगा, रीजन के साथ। कंपनी ने चार्ज करा एडिशनली फॉलोइंग फ्रेट। बताओ, फ्रेट, पैकिंग, इंस्पेक्शन, क्या ये सब इंसिडेंटल होते हैं? सर बिल्कुल सही। तो बताओ फ्रेट, अच्छा मैं ना ये मान के चल रहा हूं कंपनी ने एडिशनल, एडिशनल का मतलब हो गया कि दे आर नॉट इंक्लूडेड इन अबव प्राइस, है ना। एडिशनल का तो मतलब यही हो गया ना कि वो इसमें पहले से इंक्लूडेड नहीं है, तभी तो इसके अलावा चार्ज किए हैं। और हमने क्या पढ़ा था सेक्शन 15(2) में, अगर इसके अलावा कोई भी इंसिडेंटल चार्जेस हैं जो आपने ऐड नहीं करे, क्या अब आप ऐड कर देंगे? बिल्कुल सही है सर। तो यहाँ पे हमें क्या क्या ऐड करना है? एक तो फ्रेट, एक पैकिंग और एक इंस्पेक्शन। ठीक है सर। कितना कितना? सर फ्रेट 3,12,000, ठीक है सर। पैकिंग 72,000, ठीक है सर। और इंस्पेक्शन का 12,000, ठीक है सर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। कुछ एक्सपेंसेस थे जो कि लाइबल, जिसकी लाइबिलिटी किसकी थी? सप्लायर की, लेकिन उसको बॉर्न किसने करा? बी यानी कि रिसिपिएंट ने, 50,000, एंड दे वर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस अबव। कुछ याद करो, सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी क्या कहता है? अगर कोई भी ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर मेट बाय रिसिपिएंट अगर हो और अगर वो इंक्लूडेड नहीं है तो क्या उसे भी हम ऐड करते थे? बिल्कुल सर, याद आ गया, ये 50,000 इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहां पर कैसे लिखेंगे हम? ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर met by recipient in relation to supply 50,000 ऐड हो जाएगा इफ नॉट इंक्लूडेड अबव। ठीक है सर। नेक्स्ट, से स्टेट गवर्नमेंट ने पे करी है सब्सिडी 4 लाख टू एक्स लिमिटेड फॉर सेटअप द प्लांट। सर ये नहीं आएगा क्योंकि एनी सब्सिडी बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट बी एडेड। ठीक है सर। एक्स लिमिटेड ने चार्ज करा है 11,000 रुपये इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट पेड बाय बी, जो कि बी ने पे भी कर दिया। सर आपको याद होगा हमने ये पढ़ा था कि कोई भी इंटरेस्ट या लेट फी, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी, इंटरेस्ट या लेट फी ऐड हो जाती है इन द वैल्यूएशन, वैल्यू के अंदर ऐड हो जाती है। यस सर, आपने पढ़ाया था। तो क्या हम इसको भी ऐड कर देंगे इंटरेस्ट वगैरह को 11,000 रुपये से? ठीक है सर। और कुछ सर इसमें कोई डिस्काउंट तो नहीं है? सर सर कोई डिस्काउंट नहीं है, तो सर क्या यही आंसर आ गया? बहुत बढ़िया। ठीक है जी, माइनस कुछ नहीं होगा क्योंकि देयर वाज नो डिस्काउंट। सर बहुत बढ़िया। सेक्शन 15(1), 15(2), 15(3), इसके ऊपर अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। आप चाहें तो स्कैनर खोल के देखिएगा। ठीक है सर, देख लेंगे सर। अब इसको देखते हैं कौन करेगा। कहता है प्राइस ऑफ द गुड्स है 1 लाख, तो ये ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गया। म्युनिसिपल टैक्स 2,000, डेफिनेटली म्युनिसिपल टैक्सेस, इसको आप ऐसे लिखिएगा, टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपैलिटी। ठीक है जी, इसको ऐसे लिखना। तो हमने क्या पढ़ा था? एनी अदर टैक्स लेविड, कि अगर वो उस गुड से रिलेटेड हो तो ऐड हो जाएगा। ठीक है सर। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम ट्रस्ट ऐड हो जाएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये 1 लाख आफ्टर सब्सिडी था, तो इसीलिए हम इसको वापस क्या कर रहे हैं? ऐड बैक। लेट फी फॉर डिलेड पेमेंट 10,000, लेकिन इट वॉज वेव्ड ऑफ लेटर बाय द कस्टमर। अब ये पॉइंट आपको याद कराता हूं मैं। सर हम लोगों ने ना टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा था। हाँ सर, तो उसमें ना मैंने आपको बताया था सेक्शन 12 सब सेक्शन 6, जिसमें मैंने कहा था कि इंटरेस्ट या लेट फी का
टॉस कब आता है? जब वो एक्चुअल में रिसीव्ड होती है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि लेट फी हमने तो लगाई लेकिन सामने वाले ने वेवर करा लिया, तो याद रखना वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनता। तो ये आपने ध्यान रखना है, शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू, शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है आपने, शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू, ये वैल्यू का पार्ट नहीं होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और सब्सिडी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट ये भी नहीं आएगा। तो बस इतना ही आएगा, 1,52,000 विल बी द वैल्यू विच इज सब्जेक्ट टू जीएसटी। ठीक है सर, बिल्कुल सही है सर। चलो बहुत बढ़िया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें कुछ बातें हैं जो अभी तक आपने कभी नहीं पढ़ी, और ये सीए फाइनल में आया था मई 2018 में। ठीक है, तो इसको मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स। हाँ जी बेटा, जरा क्वेश्चन नंबर 5 जरा आपने देखना है मेरे साथ, वेरी इंपॉर्टेंट, सीए फाइनल में आया था ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या लिखा था, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड जीएसटी लायबिलिटी टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय द ऑनर। रेंट जो उसने कलेक्ट किया था वो था 18 लाख, 18 लाख। मेंटेनेंस चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस याद रखना कि कोई भी बिल्डिंग का जो मेंटेनेंस चार्ज होता है, क्या वो इंसिडेंटल खर्चा होता है? बिल्कुल सर। तो मेंटेनेंस चार्जेस जो होंगे हम अलग से इसमें ऐड कर देंगे, प्रिज्यूमिंग प्रिज्यूमिंग कि लैंडलॉर्ड ने रेंट में से उतना पोर्शन अलग करके क्या रेंट कम कर दिया होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आएगा। ठीक है ना, आप समझिएगा जरा क्या मतलब है इसका। देखो आजकल क्या होता है कि जब हम किसी भी सोसाइटी में कोई प्रॉपर्टी किराए पे लेते हैं ना, तो आप सबको मालूम होगा कि उसके अंदर ना एक मेंटेनेंस चार्जेस भी होते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो 2 रुपए पर स्क्वायर फीट उसका मेंटेनेंस चार्ज है। अब मान लो मैं लैंडलॉर्ड हूं और मैंने मिस्टर एक्स को ये किराए पे दिया है। अब दो तरीके होते हैं बेटा। पहला तरीका क्या होता है कि मैं लैंडलॉर्ड इसको क्या बोलता है, ओके फाइन तुम मुझे 25,000 रुपये रेंट दे दो, मेंटेनेंस चार्ज मैं अपने आप दे दूंगा। इसका क्या मतलब हुआ, क्या रेंट में मेंटेनेंस इंक्लूडेड है और वो अपने आप पे करता रहेगा, यही हुआ। ठीक है सर, तो इसका मतलब 25,000 इंक्लूड मेंटेनेंस चार्ज, क्या मिस्टर एक्स वहां पे रहेगा। अब दूसरा तरीका भी होता है कि हम उसको क्या बोलें कि तुम हमारे को 18 दे दो और जो भी मेंटेनेंस चार्ज होगा ना, हम जो भी पे करेंगे वो हम आपसे रिकवर कर लेंगे। तो अब आप मुझे बताओ, ऐसे में क्या मेंटेनेंस चार्ज अगर 7 है तो क्या इसका एक्चुअल रेंट 25 माना जाएगा? अच्छा, तो सर आप ये कह रहे हो कि मेंटेनेंस चार्जेस अगर हम प्रिज्यूम कर लें कि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है रेंट में, तो आप ऐड मत करना। लेकिन अगर मैं ये मान लूं कि वो पहले से इंक्लूडेड नहीं था, तो क्या हम उसे ऐड कर देंगे? बिल्कुल सर, मैं यही कह रहा हूँ। ठीक है ना, तो आजकल जितने भी सोसाइटी फ्लैट्स होते हैं ना, उसमें मेंटेनेंस चार्जेस कई बार रेंट में इंक्लूडेड होते हैं। तो हम उनको बोल देते हैं ओके फाइन तुम छोड़ो मेंटेनेंस वेंटेनेंस, तुम मेरे को 50,000 देना, मेंटेनेंस मैं अपने आप बियर करूंगा। और कई बार ऐसा भी होता है हम बोलते हैं 40 मुझे देना और जो भी एक्चुअल मेंटेनेंस होगा वो तुम मुझे दे देना रेंट के अलावा। तो अब मुझे बताओ 10,000 रुपये अगर मैं मेंटेनेंस का अलग से ले रहा हूँ और 40, तो क्या अभी भी रेंट कितना है मेरा? 50। ठीक है सर, तो हमने क्या एज्यूम करा इसमें कि मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं दे आर नॉट इंक्लूडेड इन रेंट, क्योंकि अगर वो इंक्लूडेड इन रेंट मैं लिख दूं तो फिर मैं यहाँ पे नील कर दूंगा। ठीक है सर, सेम इज विद द म्युनिसिपल टैक्सेस। याद रखना म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ऑनर अक्सर क्या होता है, क्या ये रेंट में इंक्लूडेड होता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल इंक्लूडेड होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है तो म्युनिसिपल टैक्सेस को आप यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, अज्यूमिंग इट इज इंक्लूडेड इन रेंट। सर लेकिन एक बात बताओ, 15(2)A में तो आपने कहा था कि टैक्सेस ऐड होते हैं। सर मैंने कहा था, लेकिन आप समझो 15(2) के अंदर क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, क्लॉज ई तभी ऐड होते हैं अगर वो पहले से एडेड नहीं है। लेकिन अगर मैं अज्यूम कर लूं कि वो पहले से एडेड है तो आप दोबारा थोड़ा ऐड करोगे। बिल्कुल सही है सर, तो म्युनिसिपल टैक्सेस अक्सर रेंट में एडेड ही होते हैं, तो इसलिए आपको सेपरेटली ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ,
नीचे अगर आप फुटनोट डाल दो, क्या वी आर अज्यूमिंग दैट रेंट डू नॉट इंक्लूड म्युनिसिपल टैक्स, तो क्या मैं ऐड भी कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। ठीक है सर, ठीक है सर। अब आ जाओ, ऑनर ने एक रिफंडेबल सिक्योरिटी 6 लाख रुपए चार्ज करी है। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि जब हम कोई स्पेस लेते हैं रेंट पे, तो उसमें हम एक एडवांस सिक्योरिटी देते हैं जो कि बाद में रिफंड हो जाती है। हाँ सर, याद है हमें। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि ऑनर ने रिफंडेबल सिक्योरिटी 6 लाख चार्ज करी है, तो क्या उस पर भी जीएसटी लगना चाहिए? मतलब क्या रिफंडेबल सिक्योरिटी भी क्या इधर आएगा? तो मैं आपकी नॉलेज में बता दूं कि सेक्शन 2 क्लॉज 31 में कंसिडरेशन की डेफिनेशन दी हुई है, और उसमें साफ लिखा हुआ है कि कंसिडरेशन शेल नॉट इंक्लूड एनी अमाउंट रिसीव्ड एज अ सिक्योरिटी विच इज रिफंडेबल। अच्छा, तो बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन कंसिडरेशन में सिक्योरिटी कभी भी ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं बनता। ठीक है सर, तो ये नहीं ऐड होगा, ध्यान रखना। तो कितना ऐड हुआ? 20.5 लाख। अच्छा, मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया नॉट इंक्लूडेड फॉर मेंटेनेंस, और यहां मैंने एज्यूम कर लिया इंक्लूडेड, इसीलिए मैं यहां पे ऐड नहीं कर रहा। ठीक है सर, अब ये समझ लीजिएगा कि ये 5 नंबर का आया था मई के अंदर, तो आई एम वेरी श्योर आप समझ सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है सर, समझ आ गया। कुछ एजम्पशंस लिए हैं मतलब हमने, ठीक है ना, शॉर्टकट में। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 5। अब आ जाओ 6th क्वेश्चन, शुरू करें। ठीक है सर, अब हम जा रहे हैं रूल 27 के पास। हर रूल पे आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मैं दिखा दूंगा, आपको समझ आ जाएंगे वो सारे रूल्स कैसे करने हैं। ठीक है, रूल 27 कब लगता था? व्हेन प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन। ठीक है सर, और हमने उसमें ये पढ़ा था व्हेन प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन, तो असेसेबल वैल्यू हम कैसे निकालते थे? सर उसके अंदर ए क्लॉज में लिखा था आपने ओएमवी। ओएमवी नहीं मिलेगा तो सम टोटल लेंगे हम, कंसिडरेशन इन मनी एंड मनी वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नॉट इन मनी, दोनों को हम ऐड करते थे। और अगर वो भी ना हो तो लाइक काइंड लाइक क्वालिटी, वो भी ना हो तो फिर हम लास्ट में कहते थे सम टोटल लेंगे, बट उसमें क्या हम जो भी नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन था क्या उसकी मनी वैल्यू रूल 3031 से निकालेंगे। हाँ सर, रूल 27 आपने याद करा दिया, सही है। अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, देखो। मिस्टर एक्स ने टीवी परचेज करा फ्रॉम एक्स वाई जेड इन एक्सचेंज ऑफ एग्जिस्टिंग टीवी। अच्छा, इसमें एक्सचेंज आ रहा है तो मतलब प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन, तो रूल 27 लग गया। बिल्कुल सही है। कंपनी ने एक्सेप्ट करा 78,000 रुपए प्लस ओल्ड टीवी, यानी कि हमने पुराना टीवी प्लस 78,000 रुपए देकर क्या नया टीवी ले लिया। ठीक है सर। ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू टीवी दी हुई है 85, और मनी वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नॉट इन मनी, यानी कि ओल्ड टीवी का मनी वैल्यू दिया हुआ है 8,000। बट मेरा एक क्वेश्चन है, क्या हमें सीक्वेंस में चलना था? यस। क्लॉज ए क्या कहता है? ओएमवी। क्लॉज बी कहता है सम टोटल। तो आप मुझे बताओ, क्लॉज बी डायरेक्ट लगा दोगे या अगर ए नहीं लगेगा तब बी लगाओगे? याद रखना, ए नहीं लगा तो बी में आना है, लेकिन अगर ए में ओएमवी अवेलेबल है तो फिर आपको क्लॉज बी में सम टोटल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आप मुझे बताओ, एज पर क्लॉज ए क्या असेसेबल वैल्यू ओ एम वी यानी कि 85,000 हो जाएगी? ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में मैं लिख देता ओ एम वी अवेलेबल नहीं है तो क्लॉज ए ना लगता, तो फिर क्या लगता? सम टोटल। सम टोटल में फिर मैं क्या करता? वैल्यू इन मनी प्लस मनी वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नॉट इन मनी 8, तो 78 प्लस 8 क्या 86 लेता मैं। अच्छा, तो मतलब डायरेक्ट नहीं लेना, नो नो नो, सीक्वेंस में ही चलना है। सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि हमें क्लॉज ए क्लॉज बी क्लॉज सी क्लॉज डी का सीक्वेंस भी लर्न करना है? यस, बिल्कुल लर्न करना है आपने। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 7, सी ए फाइनल जून, जून मई, फिर ये सी, हाँ सी ए फाइनल का ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। ठीक है सर। कहता है देव एंटरप्राइजेस, देव एंटरप्राइजेस एक सप्लायर ऑफ वाटर कूलर है, सप्लाइड करता है वाटर कूलर टू विमल ट्रेडर्स 295 में इंक्लूसिव ऑफ 18% जीएसटी। ठीक है सर। विमल ट्रेडर ने उसको कुछ मटेरियल दिया था, ठीक है, टू देव एंटरप्राइजेस जिसकी वैल्यू 10,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी थी।
अच्छा, और ये मटेरियल दिया था उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब मैंने आपको माल दिया और आपने मुझे बदले में 10,000 का माल फ्री में दिया। अच्छा, अब देव एंटरप्राइजेस सोल्ड करता है सेम वाटर कूलर किसी अन्य व्यक्ति को इतने रुपए में इंक्लूडिंग 18% जीएसटी। इसका मतलब अगर सेम चीज किसी अन्य व्यक्ति को अगर आप दे रहे हो तो क्या मैं इसको ओपन मार्केट वैल्यू ले सकता हूँ? इसका मतलब इस क्वेश्चन में ओएमवी गिवन है। तो आपसे पूछा गया डिटरमाइन करो वैल्यू ऑफ गुड सप्लाइड बाय देव एंटरप्राइजेस टू विमल ट्रेडर एज पर प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट। वेरी सिंपल। क्या इसमें भी रूल 27 लगेगा? हाँ सर। और रूल 27 क्लॉज ए क्या कहता है? सर ओएमवी। तो बात ही खत्म हो गई। तो अब आप मुझे बताओ, एज पर रूल 27 क्लॉज ए ओपन मार्केट वैल्यू लेंगे, और क्योंकि इसमें ओपन मार्केट वैल्यू 297,360 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो क्या डिवाइड बाय 118 इंटू 100 जो भी आएगा क्या वो वैल्यू ले ली जाएगी? ठीक है सर। अब इसी का जरा सेकंड पार्ट पढ़ना। व्हाट विल बी योर आंसर अगर ओ एम वी अवेलेबल ना हो? ओहो, तो फिर हम क्लॉज बी में जाएंगे, बिल्कुल। और क्लॉज बी में कौन बताएगा क्या करेंगे आप? सर हम ना सम टोटल करेंगे, सम टोटल किसका? सर वैल्यू इन मनी प्लस जो भी कंसिडरेशन नॉट इन मनी था उसकी मनी वैल्यू। बिल्कुल सही बोला आपने। अब आप मुझे बताओ वैल्यू इन मनी कैसे निकालोगे? 295 जो विमल ने पे करा, क्या ये मनी कंसिडरेशन था? ठीक है, बट क्योंकि ये इंक्लूसिव ऑफ क्या था? जीएसटी। तो आप पहले क्या करो, 295 डिवाइड बाई 118 इंटू 100, एक्सक्लूसिव बनाओ इसको। ठीक है, फिर ऐड करो जो भी इसके अलावा विमल ने देव को दिया। सर इसके अलावा उसने कुछ गुड्स दी थी जिसकी वैल्यू 10,000 थी, तो वो भी ऐड कर दो। अच्छा, तो सर इसको सॉल्व करके मेरे ख्याल से आएगा 250, शायद चेक कर लेना, और ये आ जाएगा 260। तो यहाँ पर असेसेबल वैल्यू ली जाएगी 260 एज पर क्लॉज बी। लेकिन अगर ओ एम वी अवेलेबल हो तो हमेशा क्लॉज ए में ही लगाना है, और जो भी आप वैल्यू मुझे बताओगे क्या वो एक्सक्लूडिंग टैक्स होना चाहिए। ठीक है सर, ओके रिपोर्ट है? बिल्कुल सर। अब देखो कितने मार्क्स का आया था ये? 5 मार्क्स का। आई एम वेरी श्योर देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, बस कुछ थोड़ा सा और रह गया, आइए देखते हैं। डी लिमिटेड होल्ड करता है 30% इक्विटी शेयर कैपिटल इन ई लिमिटेड। सर ये तो रिलेटेड पर्सन हो गया, बिल्कुल मैंने आपसे बताया था रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन, जिसमें 25% या ज्यादा अगर आउटस्टैंडिंग स्टॉक अगर हमारे पास है किसी भी दूसरी कंसर्न के, तो क्या हम ये मान लेते हैं कि वो मेरा रिलेटेड पर्सन है? बिल्कुल। तो हम मान के चल रहे हैं कि डी लिमिटेड एंड ई लिमिटेड बोथ आर रिलेटेड पर्सन, तो क्या ऐसे में रूल 28 लगेगा? हाँ सर, आपने बताया था सर डिस्टिंक्ट पर्सन जिनका पैन सेम हो और रिलेटेड पर्सन के लिए रूल 28 लगता है। ठीक है, तो मुझे पहले कोई याद कराएगा रूल 28 क्या था? सर बताते हैं ना। सर क्लॉज ए लगाएंगे ओ एम बी, नहीं मिलेगा लाइक काइंड लाइक क्वालिटी क्लॉज बी, वो भी नहीं मिलेगा, तो 30-31 बिल्कुल सही। सर उसमें एक प्रोवाइजो भी आपने कहा था कि एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर क्या हम 90% भी ले सकते हैं ऑफ लाइक काइंड गुड्स अगर रिसिपिएंट उसको आगे सप्लाई कर रहा हो टू अनरिलेटेड पर्सन। हाँ ये मैंने कराया था, बिल्कुल कराया था, ए बी सी, फिर मैंने प्रोवाइजो कराया था। ठीक है सर, हमें याद है। अब इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डी ने सप्लाई करा कंप्यूटर टू ई लिमिटेड 1/10 में। ठीक है सर, और सेम कंप्यूटर को सप्लाई किया गया था ऑन द सेम डे टू अनरिलेटेड 1/40 में, तो ये ओएमवी हो गई। क्लॉज ए असेसेबल वैल्यू ओएमवी जो कि अवेलेबल है 140। ठीक है जी, कहते हैं ई लिमिटेड इसको आगे सप्लाई कर रहा था किसी अन्य व्यक्ति को जो कि अनरिलेटेड था 1.5 लाख में। सर एक सेकेंड, सर इसमें क्या मैं प्रोवाइजो यूज करूं? बताओ एज पर प्रोवाइजो क्या था? एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर व्हाट वी कैन टेक इज सिमिलर गुड्स अगर रिसिपिएंट वाला व्यक्ति आगे सप्लाई कर रहा है किसी अनरिलेटेड पर्सन को तो उसका 90% आप ले सकते हो। याद रखना ये प्रोवाइजो ए बी सी पर भारी पड़ता है, मतलब
आपके पास चॉइस है कि आप एबीसी ना लगाओ, क्या डायरेक्ट प्रोवाइजो में आ जाओ। हाँ सर बिल्कुल। तो अब आप मुझे बताओ, क्या 90% ऑफ 1.5 लाख रुपए क्या हम 1.35 वैल्यू ले सकते हैं बाय यूजिंग प्रोवाइजो? तो अब आप मुझे तो सप्लायर क्या पसंद करेगा? सर सप्लायर तो डेफिनेटली यही पसंद करेगा। बिल्कुल सही। सर अब कोई आप सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे? सर कोई सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस सिर्फ क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी में है। लेकिन प्रोवाइजो जो है ना वो एबीसी तीनों के ऊपर भारी है, याद रखना। तो अगर प्रोवाइजो उठा लिया तो फिर एबीसी को इग्नोर कर देंगे हम। ठीक है सर। सर इतनी बारीकी से ना अब समझ आया पूरा लॉ, है ना? बिल्कुल, क्वेश्चन करने के बाद आपको दोबारा लॉ पढ़ोगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है सर। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये आया था सीएम में फाइनल 2018। ठीक है सर। कहता है एबीसी लिमिटेड एक रीसेलर है सन ग्लासेस का, हैविंग हेड ऑफिस इन वेस्ट बंगाल। दीज आर सप्लाइड फ्रॉम हेड ऑफिस टू वेरियस ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया। सर ब्रांचेस की बातें कर रहे हो तो इसका मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन हैविंग सेम पैन हो गया। तो सर रूल 28 लग गया। बहुत बढ़िया। अब वो कह रहा है कि सर मान लो उनका ना ओएमवी अवेलेबल नहीं था, तो क्लॉज ए लगेगा नहीं। सर लाइक काइंड लाइक क्वालिटी भी नहीं था, तो क्लॉज बी भी नहीं लगेगा। और क्लॉज सी में क्या लिखा था? हम लोग रूल 3031 लगाएंगे, और रूल 30 क्या था? 110% ऑफ कॉस्ट ले लेंगे। तो कंपनी ने क्या किया? अकॉर्डिंगली इट हैज वैल्यूड इट्स गुड्स 110% ऑफ कॉस्ट, जो कि 1100 पे थी। तो इसका मतलब क्या? कंपनी ने क्लॉज सी चूज कर लिया। ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या, बाद में ये पता चला कि दीज आर सोल्ड बाय ब्रांचेस टू अनरिलेटेड, कितने में? 2000 में। तो अब डिपार्टमेंट ने उसको इंसिस्ट करा कि आप 90% ऑफ द प्राइस एट विच सच आर सप्लाइड बाय सब्सिक्वेंट टू दी अदर पर्सन वो लो, यानी कि आप प्रोवाइजो ही लो, और 90% 2000 का 1800 डिक्लेयर करो। मेरा क्वेश्चन है, क्या प्रोवाइजो मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? सर ऑप्शनल है। तो अब आप मुझे बताओ, क्या डिपार्टमेंट मुझे इंसिस्ट कर सकता है कि मैं एबीसी छोड़कर प्रोवाइजो में जाऊं? नो सर, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो कौन मुझे बताएगा? ऐसे में क्या डिपार्टमेंट का कंटेंशन कि प्रोवाइजो में जाओ क्या गलत है? बिल्कुल गलत है। हाँ, मैं अगर चाहूं तो क्या मैं प्रोवाइजो में जा सकता हूं, ये मेरी मर्जी है। बट डिपार्टमेंट मुझे मजबूर नहीं कर सकता कि मुझे प्रोवाइजो में जाके 90% करना है। बिल्कुल सही है सर। तो इसका मतलब डिपार्टमेंट का कंटेंशन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। एंड एज पर द लॉ, क्या हम क्लॉज सी में 110% की वैल्यू डिक्लेयर करके क्या 1100 पे ही जीएसटी पे कर सकते हैं? बिल्कुल सही। तो करक्स ये निकल कर आया कि प्रोवाइजो फॉर बेनिफिट ऑफ सप्लायर था, उस पर थोपा नहीं जा सकता बाय द डिपार्टमेंट। ठीक है सर। अब आप देखो, छोटे से पॉइंट के ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन सीएमए में आता है, तो बारीकी से पढ़ना है हमें, बस ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है सर, बिल्कुल सही है सर। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है जी, ध्यान से पढ़ना है। एक्स लिमिटेड सोल्ड करता है $9000 एट द रेट ऑफ 61 टू वन ऑफ इट्स कस्टमर, कंप्यूट वैल्यू ऑफ सप्लाई। मतलब ये मनी चेंजिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है और अपने कस्टमर को $9000 बेच रहा है 61 के हिसाब से। ठीक है जी। एज ऑन द सेम डे आरबीआई का रेफरेंस रेट फॉर द डॉलर दिया हुआ था 60। मतलब आरबीआई ये कह रहा है कि आप मुझसे 60 में ले लो, जबकि मैंने कितने में बेचा? 61 में। तो कौन मुझे बताएगा? क्या हमने रूल 32 पढ़ा था? हाँ सर, याद है हमें। तो कौन बताएगा? अगर आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल हो तो क्या डिफरेंस बिटवीन द प्राइस जितने में आप बेच रहे हो और जितने में आरबीआई बेच रहा है, क्या दोनों का डिफरेंस ले लो। बिल्कुल सही है सर। तो 61 माइनस 60, यानी कि आप इसमें ₹1 की कमीशन अर्न कर रहे हो, इंटू 9000, क्या 9000 वैल्यू ऑफ आपकी सर्विस आ जाएगी। बिल्कुल सही है सर। पार्ट 2 कहते हैं कि अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट फॉर डॉलर अगर ना होता तो आप क्या करते? किसी को याद है? हाँ सर, याद है। अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट नहीं होगा, अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट नहीं होगा तो सर आपने कहा था टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू इन आईएनआर का 1%। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या 9000 इंटू 61 का 1% हम करेंगे तो क्या हमारे पास
वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। ठीक है बेटा, अब हम आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे। वॉट वुड बी द वैल्यू अगर $9,000 को कन्वर्ट किया जाता 4500 पाउंड में। सर ये तो वो वाला केस है जिसमें नन ऑफ द करेंसी INR है। बिल्कुल सही सर। इसमें आपने कहा था कि दोनों की पहले इक्विवेलेंट INR वैल्यू निकालो यूजिंग RBI रेट, फिर जो लोअर होगा उसका 1%। बहुत बढ़िया। तो आपने क्या करना है, तीसरे का आंसर 9,000 इंटू डॉलर का रेट है 63 और 4500 इंटू 101, ये है पाउंड का INR वैल्यू। निकालोगे आप, निकाल लो जरा। ठीक है, इन दोनों में जो भी लोअर आएगा ना बेटा, वो यहां लिखकर उसका 1% कर देना, वो असेसेबल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है सर। देखो मैंने वही वाले क्वेश्चन आज पिक करे हैं जो मैंने कल नहीं करे थे। अगर आपको याद हो तो कल हमने पीछे से क्वेश्चंस उठाए थे, आज मैंने आगे से, तो पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो गया। कल भी हमने 12-13 क्वेश्चंस करे थे, आज भी हम करेंगे। तो 24 to 25 क्वेश्चंस वैल्यूएशन में करने के बाद हर पॉइंट कवर अप हो जाता है। हाँ सर बिल्कुल सही है, हमारे को ये समझ आ गया है। बहुत बढ़िया बेटा। लीजिए क्वेश्चन नंबर 11, ये मेरे ख्याल से हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसके बाद 12वां हमारा अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है सर। सर बहुत बढ़िया लगा हमें, बहुत मजा आया, सारे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। ठीक है, अब मैं जो जो चैप्टर इस मिशन में कराऊंगा ना, आप देखिएगा कि आपके टिप्स पर बैठ जाएंगे वो। ठीक है सर। मिस्टर एक्स ने परचेज करी एक पॉलिसी फॉर विच प्रीमियम 50,000 था। सजेस्ट करो उस वैल्यू पे किस पर GST लगना चाहिए अगर ये प्योर रिस्क कवर था। सर आपने बताया था कि अगर प्योर रिस्क कवर होता है ना, तो जो प्रीमियम होता है ना वही असेसेबल वैल्यू होती है, तो इसका मतलब GST पूरे 50 पे लगेगा। बहुत बढ़िया बच्चे। अगर मैं कहूं कि ये रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है और इसमें अमाउंट ऑफ प्रीमियम टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट 10,000 जाएगा जो कि इंटीमेटेड टू द कस्टमर था। सर आपने कहा था कि टोटल प्रीमियम में से वो अमाउंट लेस कर दो जो कि टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट होता है। इसका मतलब 50 में से आप माइनस कर देना सर 10,000, 40,000 रुपए के ऊपर GST लगेगा। बहुत बढ़िया। अगर ये रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट है और अमाउंट इंटीमेट नहीं किया गया, तो सर आपने ये कहा था कि असेसेबल वैल्यू जिस पर GST लगेगा फर्स्ट ईयर वो होगा 25% ऑफ 50,000, यानी कि 12,500 रुपये के ऊपर लगेगा। और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड हम 12.5% लेंगे सर 50,000 का, यानी कि हम 6,250 पर GST लगाएंगे। बहुत बढ़िया बच्चे। चौथा, अगर ये वन टाइम एन्युटी प्लान हुआ तो सर आपने कहा था कि 10% ऑफ जो भी प्रीमियम होगा 5,000 उस पर GST लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता हूँ LIC का भी हमें याद आ गया है, RBI का हमें याद आ गया है। और अब आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 12 में। अच्छा मुझे ना कल ऐसा लग रहा है कि शायद हम लोगों ने ना लॉटरी वाले में ना कुछ एक छोटी सी गड़बड़ कर दी थी, मैं थोड़ा उसको करेक्ट करना चाहूँगा। लॉटरी में वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये रन है बाय स्टेट गवर्नमेंट तो फेस वैल्यू अपॉन 112 इंटू 100, या नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विच एवर इज हायर, ये लॉ होता है बेटा। मेरे को लगता है कि शायद मैंने कल गलती से यहाँ पे लिखवा दिया था फेस वैल्यू और नोटिफाइड, दोनों में से जो हायर होगा डिवाइड बाय 112 इंटू 100। ये नहीं है बच्चे, आप प्लीज इसको ठीक कर लीजिएगा जरा, दोबारा लिख लीजिए क्या लिखवाया मैंने, ये लिखना है आपने। ठीक है ना, मेरे को लग रहा है मैंने कल गलती से ना नोटिफाइड अंदर लिख दिया था। प्लीज नोट कर लीजिए, फेस वैल्यू ऑफ द लॉटरी टिकट डिवाइड बाय 112 इंटू 100 जो भी आएगा, या नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विच एवर इज हायर। अब मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, याद आ समझ आ जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट ने इशू करा लॉटरी जो कि रन खुद स्टेट गवर्नमेंट करेगी, फेस वैल्यू 100 रुपए थी, तो 100 डिवाइड बाय 112 इंटू 100, या फिर नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट थी 90, विच एवर इज हायर। अच्छा मतलब 90 अंदर नहीं आएगा ना,
दिस और 90 विच एवर इज हायर। ठीक है सर, ठीक है सर, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, चलो अब ये मेरा हो गया खत्म। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं फॉर योर प्रैक्टिस। आई वॉन्ट यू पीपल टू आंसर दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए है। ठीक है जी, चलो लिखो जरा। मैंने आपको कल जो क्वेश्चन दिया था मेरे ख्याल से LIC का दिया था। ठीक है, चलो अब लिखो। मिस्टर एक्स जो है मनी चेंजिंग बिजनेस में है, सेल करता है $10,000 एट द रेट ऑफ 62। ठीक है जी, RBI रेफरेंस रेट $1.60, RBI रेफरेंस रेट नॉट अवेलेबल। What will be your answer if he opt for ऑप्शनल स्कीम जो हमने एडहॉक बेसिस पे पढ़ी थी? ठीक है जी, चौथा लिखेंगे इफ $10,000 आर कन्वर्टेड टू 7,000 पाउंड, वैल्यू निकालनी है फॉर GST $1.64, £1.95। प्लीज इसका आंसर आप मुझे जरूर देंगे। एट द सेम टाइम आपने मुझे बताना है कि वेदर यू वांट रिवीजन कम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स या डायरेक्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, चलो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ट्यून्ड। और आई एम वेरी श्योर इन क्लासेस से आपको बहुत बेनिफिट मिल रहा होगा। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको इस पीरियड के अंदर मैं आपको बिजी रखूं आपके काम के अंदर और आपको थोड़ा सा लगे रहे आप लोग। ठीक है, ITC का चैप्टर आज आपने सबने रिवाइज करना है क्योंकि कल जब मैं कराऊं तो आपको रिवीजन मेरे साथ फास्ट फास्ट करनी है। ठीक है सर, डन।